हेलो दोस्तों, ये है खौफ और धोखे की कहानी का पार्ट 2। रूपाली का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। निखिल हर जगह रूपाली को ढूंढ ढूंढ कर जब वह उसकी बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसका दिमाग बुरी तरह से चक्कर खा रहा था। वह इतना ज़्यादा उलझ चुका था कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। निखिल ने अपना मोबाइल निकाला और रूपाली को फिर से कॉल ट्राई किया, लेकिन फिर से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। निखिल को अब इस मुश्किल का कोई हल नहीं सूझ रहा था। उसे रूपाली की फिक्र होने लगी। निखिल को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह अगर रूपाली का कॉल अटेंड कर लेता तो शायद रूपाली उसके साथ होती। इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मोबाइल बज उठा। उसे लगा कहीं रूपाली का फ़ोन तो नहीं। सामने से साहिल का फ़ोन था। साहिल की आवाज़ में गंभीरता झलक उठी। उसने कहा, क्या हुआ निखिल, सब ठीक तो है ना? मैंने कभी तेरी आवाज़ में ऐसी फिक्र नहीं सुनी। निखिल का गला ढूंढने लगा। वो बस इतना ही बोल पाया, साहिल, मैं रूपाली की गेट के बाहर खड़ा हूँ और उसका कहीं भी पता नहीं चला। साहिल ने कहा, ठीक है निखिल, मैं अभी थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ, तो चिंता मत कर। कॉल कट कर निखिल अपनी गाड़ी में बैठकर साहिल का इंतजार करने लगा। उसके लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। उसका इस तरह से गुम हो जाना किसी सदमे से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद साहिल आधा दिखाई दिया। निखिल फौरन अपनी गाड़ी से बाहर आया। जैसे ही साहिल की गाड़ी उसके नजदीक आकर रुकी तो उसने देखा वो अकेला नहीं है, उसके साथ ईरा और सोहन भी आए हुए हैं। साहिल ने जल्दी से कहा, सोहन और ईरा सवेरे ही मेरे घर आए थे। तेरा कॉल आया तो ये दोनों परेशान हो रहे थे, इसलिए ये दोनों भी साथ आए हैं। निखिल को ये परेशान देखकर दिन से पूछा, क्या बात है निखिल, तुमने कल कॉल पर भी ठीक से नहीं बताया था। क्या तुम्हारा रूपाली से कुछ झगड़ा हुआ? ईरा और सोहन भी हैरत से निखिल को घूरे जा रहे थे। निखिल ने लगभग रोते हुए कहा, वो कहीं मुझे नहीं मिल रही, मैं उसकी तलाश में ही भटक रहा हूँ। डायरेक्ट रूपाली को कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते कि वो इस समय कहाँ है? रुको, मैं कॉल करके पूछती हूँ। ईरा ने ना मिली तो वो हैरान रह गई कि रूपाली का फोन तो स्विच ऑफ ही आ रहा है। वह अपना कभी मोबाइल तो स्विच ऑफ करती नहीं। निखिल ने रोने वाली आवाज में कहा, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। सुबह रूपाली का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि शिखर के घर पर लंच पार्टी है। अब तीनों एक साथ चिल्लाए, क्या शिखर के घर लंच पार्टी थी? उसने हमें तो बुलाया नहीं। निखिल ने गहरी सांस ली और फिर सारी बात बताई कि कैसे कॉल अटेंड करने के बाद वह सो गया और जब नींद खुली तो रूपाली की मिस कॉल और मैसेज थे। उसे देखने के बाद ही पता चला कि शिखर के घर पर लंच पार्टी है। शिखर ने ही बताया कि रूपाली के मना करने के बाद उसने लंच पार्टी कैंसिल कर दी थी। अब फिर जब निखिल रूपाली के घर आया तो वह यहाँ भी अपने फ्लैट में नहीं मिली। इतना सब बताकर निखिल खामोश हो गया। साहिल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि लगता है शिखर ने ही रूपाली को कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी होगी और दोनों आराम से घूम फिर रहे होंगे। सोहन भी बोला, हाँ तू परेशान मत हो, रूपाली मजे से शिखर के साथ घूम रही होगी। ईरा ने भी गर्दन हिलाई। निखिल ने विरोध किया, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता रूपाली मेरे साथ ऐसा कर सकती है। साहिल ने निखिल का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक काम क्यों नहीं करते, चलकर शिखर के फ्लैट के बाहर उन दोनों के लौटने का इंतजार करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि दोनों वापस शिखर के फ्लैट पर ही आएंगे। ईरा ने भी सहमति जताई, क्यों ना हम शिखर के फ्लैट पर ही चलकर देखें। सोहन भी तैश में आ गया। उसने कहा, शिखर के बच्चों को सबक सिखाए बिना हम उसके फ्लैट से वापस नहीं आएंगे। चारों फ्रेंड गाड़ी में सवार होकर शिखर के फ्लैट की ओर चल दिए। अब तक निखिल ने सुबह से कॉफी के अलावा कुछ नहीं खाया पीता। रूपाली की फिक्र में डूबे नितिन को भूख प्यास का एहसास नहीं था। चारों फ्रेंड शिखर की बिल्डिंग के पास पहुंचे। निखिल और साहिल ने फौरन अपनी गाड़ियां रोकी और शिखर के पास जाकर उसका वेट करने लगे। जैसे ही शिखर की गाड़ी उनके करीब आई, वे चारों गाड़ी से उतर गए। शिखर की गाड़ी की ओर लग गए। शिखर भी इन चारों को यहाँ देखकर हैरान रह गया। वह गाड़ी से उतरते हुए बोला, अरे तुम सब यहाँ, कोई खास बात है क्या? थोड़ा सोचते हुए शिखर ने कहा, ओह कहीं तुम भी निखिल की लंच वाली बात सुनकर तो नहीं आ गए? निखिल ने सीधे आगे बढ़कर शिखर के कंधे पर एक हाथ मजबूती से रखा और गुस्से से बोला, देख शिखर, कह रहे थे सी मैं सीधे सीधे बता दे रूपाली है कहाँ? मैं सुबह से बहुत ज्यादा टेंशन में और तू फालतू बातें मत कर। शिखर कुछ बोलता, साहिल ने भी गंभीर आवाज में बोला, तू हमारा फ्रेंड है, साथ काम करता है, इस तरह का घटिया मजाक मत कर। शिखर ने गुस्से से चिल्लाया, कौन सा घटिया मजाक? क्या तुम अपना दिमाग घर पर छोड़ आए हो? मैं उनका पारा सातवें आसमान था। हमें निखिल ने सब बता दिया। तूने रूपाली को कैसे झूठ बोलकर लंच पार्टी के लिए इनवाइट किया? निखिल ने अपना मोबाइल दिखाया और शिखर के सामने दिखाकर चिढ़ता हुआ बोला, ले तू खुद ही देख ले रूपाली के मैसेज, तेरे घर पहुंचने के लिए कहा था उसने। रूपाली का मैसेज पढ़कर ही मैं तेरे घर पर आया हूँ।
और तू एक फ्रेंड के साथ घूमने निकल गया। शिखर ने रूपाली का मैसेज पढ़ते हुए सफाई दी। निखिल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने उसे बुलाया जरूर था, पर उसने आने से इनकार कर दिया। ईरा ने भी गर्दन झटकते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो शिखर, हम तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर ले। शिखर चलाया, तुम सब एक बात पकड़ कर बैठे हो। मैंने कहा ना रूपाली यहाँ नहीं आई, मैं सीधे पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। निखिल ने कहा। साहिल ने भी गर्दन हिलाते हुए बोला, रूपाली का मैसेज इस बात का साफ सबूत है कि वो तेरे ही घर आई थी। पुलिस तो पता ही लगा लेगी रूपाली के मोबाइल रिकॉर्ड से। भला इसी में तू सच सच बता दे। फिर शिखर ने कुछ पल सोचा और बोला, आओ तुम सब मेरे साथ। और फिर शिखर अपने फ्लैट की ओर तेजी कदमों से बढ़ने लगा। उसके साथ चारों दोस्त भी उसके घर पहुंचे। फिर शिखर ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर उन चारों को भी अंदर बुलाया। फ्लैट में अंदर जाते ही सामने दीवार पर लगी बड़ी सी वॉल क्लॉक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वॉल क्लॉक देख रहे हो ना, इसमें सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। अभी तुम्हें मैं सब दिखाता हूँ। और शिखर ने अपने मोबाइल का ऐप ओपन करके सुबह की सीसीटीवी फुटेज दिखानी शुरू की। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कोई नहीं आया था। 12 बजे शिखर बाहर जाते हुए नजर आ रहा था। शिखर ने अपना मोबाइल निखिल को दिखाते हुए कहा, लो हो गया ना यकीन, रूपाली यहाँ नहीं आई थी। मैंने कितना समझाने की कोशिश की। निखिल ने कुछ देर मोबाइल में चल रहे सीसीटीवी फुटेज को देखा, फिर उलझन भरे स्वर में कहा, हो सकता है तुमने कुछ चालाकी की हो, रूपाली के आने की कुछ सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी है। शिखर अब गुस्से से लाल हो गया। ओके चलो बिल्डिंग के ऑफिस में मैं गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज को दिखाता हूँ, वहाँ तो मैं कोई चालाकी नहीं कर सकता। सोहन ने गंभीरता से कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शिखर सच कह रहा है, नहीं तो इतनी कॉन्फिडेंटली ऑफिस में चलने की बात नहीं करता। निखिल ने दांत पीसते हुए गुस्सा जाहिर किया, जिस फ्रॉड पर रत्ती भरोसा नहीं हो सकता है। शिखर ने रूपाली को बिल्डिंग के पीछे गेट से आने के लिए बोला हो, और फ्लैट में सीसीटीवी फुटेज तो ये अपने आप ही चेंज कर सकता है। फ्लैट में एकदम खामोशी छा गई। सब अपने अपने विचारों में लग गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। निखिल ने अचानक ही शिखर को घूरते हुए कहा, मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और उन्हें रूपाली का मैसेज दिखाकर उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखाऊंगा और पुलिस तुमसे सारा कुछ उगलवा लेगी। अब शिखर के चेहरे पर घबराहट झलक रही थी। पुलिस इंक्वायरी के नाम पर उसके पसीने छूटने लगे। आखिर शिखर ने रूपाली को अपनी यहाँ लंच पार्टी का बहाना बनाकर इन्वाइट तो किया ही था ना, और शिखर ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि शक के आधार पर पुलिस उसे लॉकअप में डाल सकती है। सोहन ने सोचते हुए कहा, निखिल क्या तुमने हमारे बाकी फ्रेंड से पूछताछ कर ली रूपाली के बारे में? मेरा मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं रूपाली दूसरे फ्रेंड के साथ। निखिल फौरन बोल उठा, मैंने सोहेल को कॉल करने से पहले बाकी फ्रेंड से भी पूछ लिया था, पर किसी को भी इस वाली पार्टी के बारे में नहीं मालूम था और ना ही उन्हें रूपाली के बारे में मालूम। ईरा ने सिर हिलाते हुए कहा, अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। सच कहूँ तो रूपाली को लेकर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, लगता है किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई। तभी शिखर ने तीखे स्वर में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन कि तूने ही रूपाली को कहीं गायब कर दिया हो और तू जबरदस्ती रूपाली के गायब होने का इल्जाम मेरे सर पर लगा रहा हूँ। निखिल चीखते हुए बोला, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया शिखर कि तूने ही रूपाली को गायब किया है। शिखर ने भी गुस्से से कहा, बस बस अब चीखो मत। हम सब ने देखा कि कल रात क्लब के बाहर जब रूपाली अपने किसी पड़ोसी के साथ गाड़ी में गई तो कैसे तो उसे गुस्से से घूर रहा था। साहिल ने समझाते हुए बीच में कहा, इस तरह से लड़ने से कुछ नहीं होगा, रूपाली लापता है, किसी बड़े खतरे में है। ईरा ने भी हामी भरी। उसने कहा, साहिल ठीक कह रहा है, आपस में लड़ना बंद करो और रूपाली के लिए कुछ रास्ता निकालो। निखिल ने शिखर को घूरा और फिर एक एक शब्द चबाते हुए बोला, तैयार हो जा पुलिस की मार खाने के लिए। और निखिल एक झटके से फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। चारों दोस्त इकट्ठे बाहर निकले। शिखर को देर सोचता रहा, फिर मोबाइल निकालकर किसी को कॉल की। जब वह लोग गाड़ी में बैठने लगे तभी अचानक निखिल को चक्कर आ गया। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने लगा। साहिल ने लपक कर निखिल को सहारा दिया और गाड़ी के पिछले सीट पर लिटा दिया। उसने कहा, पहले चलकर किसी डॉक्टर से मिलते हैं, फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे। रोहन ने भी सोचते हुए कहा, साहिल को निखिल की गाड़ी ड्राइव करके लेकर आते, तेरे पीछे गाड़ी चलाता हुआ कौन? निखिल की हालत ऐसी नहीं लग रही थी कि वह गाड़ी ड्राइव कर सके। निखिल की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, हॉस्पिटल के लिए चल दी। रोहन और ईरा भी साहिल की गाड़ी में बैठकर पीछे आ रहे थे कि अचानक निखिल के सिर के नीचे कुछ चुभने लगा। वो धीरे से उठा, ध्यान से गाड़ी की पिछली सीट को देखने लगा कि आखिर उसके सिर में क्या चुभ रहा है। अचानक ही निखिल की सीट में वो धंसा हुआ नजर आया। निखिल हैरान होते हुए वो चीज को नाखूनों से पकड़कर सीट से बाहर खींचने लगा और जैसे ही निखिल वो चीज को खींचकर बाहर निकाला, वो एकदम से चीख पड़ा। सीट में धसी हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि वही डायमंड स्टड टाइपिंग था जो रूपाली ने निखिल को कल रात ही गिफ्ट में दिया था। निखिल की चीख सुनकर साहिल ने घबरा कर गाड़ी रोकी और पीछे पलट कर देखने लगा। जैसे ही साहिल की नजर निखिल के हाथ पर पड़ी, वो हैरत से चीख पड़ा।
निखिल के हाथ में स्टड पिन था जो रूपाली ने रात को ही निखिल को गिफ्ट दिया था। आखिर वो निखिल की सीट के पीछे कैसे आ गया? साहिल ने भी एकदम झटके से गाड़ी रोकी। जब उसकी नज़र पीछे गई तो वो भी हैरत से चीख उठा। निखिल के हाथ में रूपाली का दिया हुआ स्टड डायमंड टाइप पिन था, लेकिन इस वक्त तो चमक नहीं रहा था बल्कि खून में सना हुआ था। साहिल की गाड़ी को अचानक रुकते हुए देखकर पीछे से आती हुई सोहन ने भी गाड़ी को ब्रेक लगाए। उतरकर सोहन और हीरा दोनों साहिल के पास पहुंचे और पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? निखिल की तबीयत तो ठीक है ना? साहिल ने घबराहट को काबू करते हुए बोला, देखो निखिल के हाथ में पकड़ी हुई टाई पिन देखे। उसके हाथ में खून से डबी हुई टाई पिन देखकर हीरा और सोहन भी एकदम से घबरा गए। सोहन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और निखिल के हाथ से टाई पिन संभाल कर अपने रुमाल में रखकर फिर से अपने पैंट के पॉकेट में रख ली। निखिल के मुंह पर थोड़ी सी पानी की छींटे मारी जिससे उसको थोड़ा होश आया। अब निखिल के चेहरे पर डर और घबराहट की काली छाई हुई थी। साहिल ने बड़ी मुश्किल से निखिल को थोड़ा सा पानी पिलाया और सोहन ने धीरे से बोला, मुझे लगता है इस वक्त निखिल को उसके घर पे ले जाना ठीक रहेगा। इसके पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। वो लोग निखिल को लेकर उसके घर गए। उसको देखकर उसके मम्मी पापा घबरा गए। बड़ी मुश्किल से उसको अंदर के बेड पर ले जाकर लिटाया गया, पर निखिल तो जाने के ख्यालों में खोया था। उसकी आंखें जैसे कहीं किसी और चीज़ को ताक रही थी। वह गुमसुम सा बेड पर पड़ा हुआ था। निखिल के दोस्तों ने उसकी मम्मी को बताया, आंटी रूपाली के अचानक गुम हो जाने से इसको ये सदमा पहुंचा है। आप डॉक्टर को बुलाकर निखिल को दिखा दीजिए। हमें पुलिस स्टेशन भी जाना है। रात को आकर हम निखिल का हालचाल जानेंगे। निखिल की मम्मी ने खामोशी से सिर हिलाया। फिर वह निखिल के पास पहुंची और उससे पूछा, बेटा बताना तुझे क्या हुआ है? तू सुबह गया था तो एकदम से ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया? वह शायद निखिल के मुँह से रूपाली के बारे में सुनना चाह रही थी, क्योंकि पहले कभी उसने रूपाली का नाम नहीं सुना था। आखिर रूपाली कौन है और उसके साथ क्या हुआ? पर निखिल इस टाइम में भी होठों को बेचे हुए छत पर ताक रहा था, मानो उसने अपनी मम्मी की बात सुनी ना हो। अपने बेटे की ऐसी गहरी खामोशी और चेहरे पर छाई शून्यता को देखकर उसकी मम्मी घबरा गई और उसके पापा से बोली, हमें तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। मुझे निखिल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। मैंने कभी निखिल को ऐसे खोए खोए नहीं देखा। तभी उसके पापा ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कुछ देर में आ गए। उन्होंने निखिल का चेकअप किया। उन्होंने कहा, निखिल वैसे तो ठीक लग रहा है, इसका बीपी और टेम्परेचर तो नॉर्मल है, पर इसकी आंखें अजीब लग रही हैं। मैं ऐसा करता हूँ, उसको नींद का इंजेक्शन लगा देता हूँ, फिर यह सो जाएगा। मैं सुबह आकर उसको देखूंगा। डॉक्टर ने उसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया। फिर वह सुबह आने की बात बोलकर चले गए। उसके बाद निखिल की आंखें भारी होती चली गई और वह सो गया। निखिल की मम्मी भी उसके पास वहाँ कुर्सी पर बैठी रही। रात को अचानक उसको नींद आनी शुरू हो गई तो उसने सोचा, मैं कॉफ़ी बना कर ले आती हूँ, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। वह कॉफ़ी बनाने चली गई। इधर साहिल, सोहन और ईरा क्षितिज के घर की ओर जा रहे थे। क्षितिज के अंकल एक पुलिस ऑफिसर थे। साहिल को ठीक लगा कि क्षितिज के अंकल से रूपाली के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तीनों क्षितिज के घर गए। क्षितिज उन तीनों को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, सब ठीक तो है ना तुम तीनों इकट्ठे? तब साहिल ने क्षितिज से कहा, हमें तुम्हारे अंकल से कुछ बात करनी है, जल्दी उन्हें बुलाओ। क्षितिज के अंकल राघवन एक जिम्मेदार और सख्त पुलिस अफसर थे। क्षितिज के बुलाने पर वह जब बाहर आए तो तीनों फ्रेंड्स को घूर कर देखा और गंभीर लहजे में बोले, अगर तुम किसी क्राइम से बचने के लिए मेरी हेल्प लेने आए हो तो मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ, मैं किसी क्रिमिनल का फेवर नहीं करता। साहिल ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, नहीं नहीं सर, हम अपनी कलीग रूपाली की गुमशुदगी के बारे में बताने आए हैं। रूपाली की गुमशुदगी? क्षितिज चिल्ला उठा, क्या रूपाली खो गई है? राघवन ने क्षितिज को शांत रहने के लिए कहा। साहिल से पूछा, मामला है क्या, जरा क्लियर बताओ। इस समय रूपाली के पेरेंट्स कहाँ हैं? सोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर रूपाली के पेरेंट्स तो है ही नहीं। सुबह आज हमारे को उसके फ्रेंड निखिल ने फ़ोन करके बताया शिखर के घर लंच पार्टी है, पर शिखर का कहना था कि रूपाली तो वहाँ आई नहीं। उसने लंच पार्टी के लिए मना कर दिया तो उसने भी पार्टी कैंसिल कर दी। तभी ईरा बोली, शिखर के फ्लैट और रूपाली की बिल्डिंग में भी जाकर पता किया, पर रूपाली का कुछ पता नहीं चला। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो है कि रूपाली का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। वह कभी अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करती। राघवन के चेहरे पर सोच की कई लकीरें उभरी। कुछ देर बाद वह बोले, इस शिखर से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि रूपाली उसी के घर जाने के लिए निकले थे ना। हाँ, और तुम मुझे रूपाली और शिखर के नंबर भी दे दो। मैं उनके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से पता लगाऊंगा कि उन्होंने किस किस से कब कब बात की। फिर कुछ देर रुक कर राघवन ने कहा, कोई और बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो? साहिल ने थोड़ा चिकते हुए कहा, हाँ मैं कुछ बताना चाहता हूँ, पर निखिल को आप गलत मत समझना।
राघवन की आंखें सिकुड़ गई। पहले तुम बताओ क्या बात है, फिर मैं देख लूंगा कि निखिल का उसमें क्या रोल है। साहिल ने धीरे धीरे बताना शुरू। निखिल के बर्थडे वाले दिन रूपाली ने उसे एक डायमंड स्टड टाइपिन दिया था। और हैरत की बात है, जब हम शिखर के घर से निकल रहे थे तो निखिल की हालत ठीक न होने पर मैंने उसे पिछली सीट पर लिटा दिया और वो ड्राइव करने लगा। तभी अचानक निखिल चीख मार कर उठा। उसके हाथ में वही टाइपिन थी, वो भी खून में डूबी हुई। राघवन चिल्ला उठा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत संगीन मामला कर रहा है। कहाँ है वो टाइपिन? उसे फॉरेंसिक जांच के लिए ले जाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा उस पर किसका खून है। साहिल ने कहा, सर वो टाइपिन मेरे पास ही है, मैंने अपने रुमाल में बड़ी हिफाजत से उसे रखा है। राघवन ने, तुमने बहुत अच्छा किया। साहिल ने जल्दी से अपने पिछले पॉकेट में हाथ डाला जहाँ उसने रुमाल रखा था, पर वो रुमाल तो वहाँ था ही नहीं। साहिल हड़बड़ाते हुए इधर उधर जल्दी जल्दी ढूंढने लगा। अब सब लोग उसको ही घूर रहे थे। साहिल ने अटकते हुए कहा, सर मुझे रुमाल नहीं मिल रहा है। राघवन ने कहा, अभी तो तुमने बताया था कि वह टाइपिंग बहुत बेशकीमती है, फिर तुम ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते हो? तो उन्होंने कहा, साहिल कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रुमाल इधर उधर रास्ते में गिर गया हो, या गाड़ी में, या फिर निखिल के घर पर? राघवन गंभीरता से बोले, पहले मुझे रूपाली और शिखर का नंबर दो, फिर मैं बाहर जाकर देखता हूँ। तुम इतनी गाड़ी में वह रुमाल ढूंढो। अचानक ही राघवन बोले, इसमें और तुम सब भी अपना नंबर लिख देना। सोहन सबके मोबाइल नंबर लिखने लगा। साहिल उठकर बाहर गाड़ी की ओर गया और रुमाल ढूंढने लगा। इधर सोहन और राघवन भी बाहर आ गए। साहिल को हैरान परेशान देखकर वे समझ गए कि उन्हें रुमाल नहीं मिला। राघवन ने कहा, शायद रुमाल निखिल के घर गिर गया होगा। एक काम करो, तुम सारे दोस्त 10 बजे निखिल के घर पहुंचाना, मैं भी वहाँ पे आऊँगा और फिर सारी बातें डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने के बाद डिसाइड करूँगा कि क्या मामला है। साहिल ने सिरे लाया और फिर गाड़ी में हीरा और सोहन के साथ बैठकर वहाँ से चलती ले गई। अचानक ही नींद में डूबे हुए निखिल को किसी रोने की और सिसकने की आवाज़ें सुनाई दी। निखिल की आंखें खुल गई। उसके सामने लटके वॉल पीस पर टाइम देखा। आधी रात हो चुकी। निखिल ने गर्दन को इधर उधर घुमा कर देखा, पर उसे कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। अब निखिल को किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। निखिल ने उठने की कोशिश, पर वह लड़खड़ा गया। निखिल ने सारे के लिए बेड पर हाथ टिकाया और खड़े होने की कोशिश करने लगा। तभी शर्ट की अगली पॉकेट से कुछ निकलकर उसके बेड पर गिरा। निखिल ने जैसे ही ध्यान से देखा, डर से उसकी आंखें फैल गई। बेड पर वही डायमंड स्टड टाइपिन पड़ा था और हैरानी की बात थी कि उस टाइपिन पर लिखा हुआ एन अब पूरी तरह से लाल, एकदम गहरा लाल दिख रहा था। निखिल को जैसे चक्कर आने लगा। कमरे में रोने और सिसकने की आवाज अब भयानक स्वर में बदलने लगी। निखिल जोर से चीखा और फिर बेहोश होकर बेड पर गिर गया। ये सब क्या हो रहा था? रूपाली कहाँ गुम हो गई? क्या राघवन उनकी हेल्प कर पाएगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर हम आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।